हेलो बच्चों, वेलकम इन माई चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री क्लब। हमने आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दिया था। जो 9th और 10th के बच्चे थे उनको मैंने थोड़ा टाइम दिया था क्योंकि उनका एक एक चैप्टर हमने खत्म कर रखा है। तो जब उनका एक एक चैप्टर वहाँ पर खत्म हो चुका है तो मैंने उनको ये टाइम स्प्लिट दिया कि भाई इसलिए टाइम दिया कि उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लें और सारे लगभग जो क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके बुक से रिलेटेड सारे आप अच्छी तरह से लगा लें। जैसे 9th में जो चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स वो खत्म किया, और 10th का जो पहला चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस उसको खत्म किया। और उनके कुछ क्वेश्चंस की उनके लिए क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए थे। जैसे मैंने अपना एक प्रयास सेक्शन लॉन्च किया था दोनों के लिए एक के लिए, जिसमें मैंने पूरे सेक्शन यानी चैप्टर को पढ़ाने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया था, प्रयास सेक्शन में उसके से रिलेटेड क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स लगाए थे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो जब भी कोई चैप्टर हमारा खत्म होता है तो उसमें मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ कि आप कम से कम उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ करके उसके क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें, उसके क्वेश्चंस को आप लगाएं। ठीक है। नाउ अब हमने 2 से 3 दिन का आपको गैप दिया था 9th-10th के बच्चों को, लेकिन आज हम फिर अपना एक उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम लोग क्लास 10th में जिस बैच का नाम हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, न्यूक्लियस, क्लास 10th में आधार फर्स्ट लेक्चर यानी आधार का दैट आधार का मतलब कि चैप्टर के कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आधार का फर्स्ट लेक्चर हम रिलीज करेंगे, लेकिन किस चैप्टर का सर? तो चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी दिस इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स। तो केमिस्ट्री का 10th का एक चैप्टर हो चुका है, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन। देन फिजिक्स का ये चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फिर ऐसे ही मैथ्स का भी करेंगे एंड सिमिलरली ऐसा ही 9th में भी होगा। हम लोगों ने 9th में केमिस्ट्री का एक चैप्टर पूरा कवर कर रखा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और उसके बाद फिजिक्स का फिर वहां पर भी एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फिलहाल अभी हम 10th की बात करते हैं। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पर कि ये क्या है। तो देखिए ऐसा है, लाइट की बात अगर हमने लिखी ना यहाँ पर, अगर हमने लाइट लिखा हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम यहाँ पर लाइट से रिलेटेड पहले बात करेंगे। फिर ये लाइट जो है 2 तरह के फिनोमिना डिफाइन करता है, एक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब ये क्या होते हैं इनको समझना है, क्योंकि देखो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझने से ये फायदा होगा कि जब लाइट हमारा रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन करता है तो उसी की वजह से कुछ इमेजेस फॉर्म होते हैं जिनको हम अपने डेली लाइफ में देख पाते हैं। ठीक है। तो हम जैसे चीज़ों को देख पा रहे हैं, जैसे हमने किसी चीज़ को देखा, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारी आंखों में जो रेटिना है उसके थ्रू ये सब चीज़ें हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। प्लस हमारा माइंड का जो माइंड हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट करता है जिसकी वजह से हम इमेज को देख पाते हैं अपनी आंखों से। वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है कि वो हमारा रेटिना कैसे काम करता है, क्या करता है, वो हमारे 10th क्लास का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर इसके बाद वाला उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले तो हम ये पता कर ले कि यार इमेज बनता कैसे, फिर हमारा रेटिना उसमें रिएक्ट कैसे करता है, उस पर हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। ठीक। तो ओवरऑल इस चैप्टर में हमें करना क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो फॉर्म में आपको बता रहा था, और आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कोशिश ये कीजिए कि लगातार आप लेक्चर जो भी मैं रिलीज करता हूँ उसे आप प्रॉपर मैनर में देखते रहिए। ठीक है। थोड़ा सा देखिए, एक बात समझिए, ये एक एजुकेशनल चैनल है, तो एजुकेशन चैनल में ग्रोथ इतनी जल्दी होता नहीं है, ये मैं भी समझता हूँ। मैं भी जानता हूँ कि मैंने अब वीडियो रिलीज कर दिया, लोग देखने लग गए, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, इट विल टेक टाइम, लेकिन फिर भी आप लोग हमारा साथ तो दे सकते हो। अगर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत बेटर वे में मिल रही हो, पूरा 9th, पूरा 10th और 11th और 12th की केमिस्ट्री पूरी, IIT नीट की जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए पूरी केमिस्ट्री, अब बेटर है कि आपको पूरा का पूरा सेक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली आप इस चैनल के साथ जुड़ना पसंद करेंगे, और वो भी अगर आपको समझ में आ रहा तो डेफिनेटली। सो प्लीज़ चैनल को स्प्रेड करें, दोस्तों से अपने शेयर करें और अच्छे मार्क्स लेके आए एग्जाम में, बस यही आप लोगों से एक एक्सपेक्टेशन है। ठीक है। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज, सबसे पहले चैप्टर जो हमारा है उसमें सबसे पहले लिखा हुआ लाइट। सर ये लाइट क्या होता है? तो देखो ऐसा है, अभी आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हो, तो अगर हम लाइट की बात करें बेसिकली, ठीक है, तो लाइट होता क्या है? तो लाइट के लिए 2 थ्योरीज दी गई हैं। एक को कहा गया है वेव नेचर यानी वेव थ्योरी, और एक को कहा गया पार्टिकल थ्योरी। यानी लाइट कैन बी डिफाइंड बाय द 2 वे, वन इज कॉल्ड वेव and the second one is called particle. Okay, so light can be defined by 2 way, wave and particle. So what about wave theory and what about particle theory? तो देखो बहुत सिंपल सी बात समझा रहा हूँ। लाइट थ्योरी में मतलब पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट में ये कहा गया है कि जो लाइट है ना ये कंसिस्ट करते हैं पार्टिकल्स को, मतलब लाइट है, जो लाइट हम लोग देखते हैं ना कि जो ट्रैवल करते हैं वो पार्टिकल्स कंसिस्ट करते हैं, मतलब वो पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। इन पार्टिकल्स को फोटॉन्स कहा जाता है, और ये लाइट स्ट्रेट डायरेक्शन में यानी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं।
मतलब ये तीन बातें आपको समझ में आई होंगी। पहली बात कि अगर हम लाइट थ्योरी का बात करें, यानी लाइट के पार्टिकल थ्योरी की बात करें, तो पहली बात हमें ये समझ में आती है कि जो पार्टिकल थ्योरी ये कह रहा है कि जो लाइट है एक्चुअली वो पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, यानी द लाइट इज द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, धारा है एक पार्टिकल्स की जो बहती है, ठीक है। सो लाइट इज द स्ट्रीम ऑफ अ पार्टिकल, पहली चीज। दूसरी चीज, लाइट जो होता है अगर पार्टिकल नेचर की बात करें तो वो हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है। और तीसरी चीज, जो ये पार्टिकल जिनसे ये लाइट को बनाया गया ऐसा माना गया है, इन पार्टिकल्स को फोटॉन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो, फोटॉन जो होता है एक बहुत ही स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी माना गया है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो जो लाइट का पार्टिकल नेचर है वो तीन बातों को बहुत इजीली जस्टिफाई करता है, ठीक है। तो बताओ लाइट का जो हमारा पार्टिकल थ्योरी है वो क्या कह रहा है। तो अगर हम लाइट की बात करें, कि अगर आपसे कोई पूछ देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइट, तो जब आप लाइट को डिफाइन करते हो तो लाइट को डिफाइन करने के लिए आप दो रास्ते अपनाओगे, ठीक है। कोई भी पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय लाइट, तो आप बोल सकते हो कि लाइट कैन बी क्लासिफाई बाय पार्टिकल्स थ्योरी, ओके, एंड अनदर वन इज वेव थ्योरी, ओके। सो पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी, ये लाइट की दो थ्योरीज को जस्टिफाई करती है। लेकिन आपको एक बात बताऊं आपको मैं, इसका जो डिटेल एनालिसिस है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। पहले तो हम लोग यही मानते थे कि लाइट जो है ना वो मतलब कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है केवल, लेकिन बाद में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आने के बाद ये प्रूफ हुआ कि नहीं, लाइट जो है एक वेव नेचर भी रखता है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं डिटेल में आप एनालाइज कर पाओगे हायर क्लासेस में, मतलब 11th 12th में आपको ये सब सुनने को देखने को मिलेगा। देयर इज नो इशू, हर एक चीज़ का वहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन कराया जाएगा। लेकिन चूंकि अभी आपका ये 10th स्टैंडर्ड है तो इसमें हम उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एक लेवल पर ले जाऊँ कि लाइट की डेफिनेशन आप किसी को बहुत प्रॉपर मैनर में दे सको। तो जब लाइट के डेफिनेशन की बात आती है, ठीक है, तो लाइट के डेफिनेशन को आप 2 पार्ट में डिफाइन करके दे सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि सामने वाले को भी आप इसमें क्वेश्चन मार्क कर सकते हो कि अगर वो पूछ रहा, अगर आप 10th के स्टूडेंट और आपसे पूछ रहा कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइट, तो आप उस कंडीशन पे ये बोलोगे कि लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल एज वेल एज वेव, ठीक है, ये आप बोल सकते हो। और अगर पार्टिकल नेचर को इंडिविजुअली डिफाइन करना चाहोगे तो कैसे करोगे, तो पार्टिकल नेचर को डिफाइन करने के लिए आप ये 3 पॉइंट्स का यूज करोगे, ठीक है, ओनली 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था पार्टिकल में, कि लाइट कंसिस्ट पार्टिकल्स, ओके, यानी जो लाइट होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, these particles are known as photons, ठीक है। मतलब ये जो लाइट है जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ छोटे छोटे, इन पार्टिकल्स को फोटॉन्स बोला गया है। क्या बोला गया है? फोटॉन्स। एंड मैंने आपको बताया भी फोटॉन्स क्या है, एक तरह का आप इसको कह सकते हो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एनर्जी, ठीक है। फोटॉन इज द टाइप ऑफ द यूनिट फॉर्म ऑफ द एनर्जी, ठीक है। और तीसरे में क्या था, इट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन और पाथ, ठीक है। तो ये 3 बातें अगर आप किसी को समझा देते हो ना, मतलब ये 3 बातें किसी को एक्सप्लेन कर देते हो तो वो समझ जाएगा कि लाइट है क्या। दिस इज अ सिंपल थिंग। पहली चीज से वो समझ जाएगा कि लाइट जो है पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उसको इतनी बात समझ में आएगी। दूसरी बात, इन पार्टिकल्स को फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है। और आप फोटोन को थोड़ा डिटेल में बताना चाहो तो ये बता ही सकते हो कि फोटोन इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एनर्जी। एंड द थर्ड वन इज इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन और पाथ। मतलब जो लाइट होते हैं अगर वो पार्टिकल नेचर को कंसिडर करें तो ये हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हैं। और ये आपको पता है कि अगर ये स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हैं तो अगर इनके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो ये उसका शैडो कास्ट कर सकते हैं, ये भी आपको पता ही है ना। तो ये भी लिख सकते हो चाहो तो, इट कैन कास्ट शैडो ऑफ एनी ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में डाल दोगे ना तो ये उसका शैडो भी कास्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। डन, करेक्ट।
तो ये 4 बातों से आप सामने वाले को ना लाइट एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत इजी वे है। लेकिन अगर मान लो सामने वाला कंडीशन डाल दे कि नहीं, हमको ना तुम पार्टिकल थ्योरी से नहीं बताओ, हमें तुम वेव थ्योरी बताओ जो लाइट की बाद में आई थी, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आफ्टर 1930 आई है एक्चुअली में ये। तो 1930 के बाद जब वेव थ्योरी बताई गई लाइट की कि लाइट एक्चुअली में वेव होता है, तो उस थ्योरी को जस्टिफाई करते हुए मुझे लाइट की डेफिनेशन दो या लाइट की कंडीशन बताओ। तो देखो, जब वेव थ्योरी की बात आएगी तो इसमें भी आप 3 पॉइंट कंसिडर कर सकते हो। पहली चीज कि जब लाइट हमारा वेव की तरह बिहेव करे या करता है, एक्चुअली में करता ही है, ठीक है, इसका पूरा जस्टिफिकेशन हो चुका है। तो अगर लाइट हमारा वेव की तरह बिहेव करता है तो उस केस में जो पहला पॉइंट आप लोगे कि इट इज अ टाइप ऑफ electromagnetic wave which propagate in any medium। ठीक है, मतलब मीडियम नहीं लिख सकते, विच प्रोपोगेट ठीक है एज अ वेव। ठीक है, तो अब आप क्या बताओगे उसको कि भैया देखो ऐसा है, ये इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये एक तरह का कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विच प्रोपोगेट एज अ वेव, जो कि वेव की तरह प्रोपोगेट करता है। सिंपल, जब यहां बोल ही दिया है कि भैया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वेव की तरह ही प्रोपोगेट करेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन, सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? तो थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस है, ऑल ऑफ यू नो दैट, है ना। ये एक्स एक्सेस होता है और ये वाई एक्सेस होता है। तो अगर मान लो, ठीक है, कि एक हम यहां पर वेव पास करा रहे, देखो ये एक वेव है, मान लो कि ये वाला जो वेव है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ठीक है, थोड़ा सा ना अगर आप डिटेल में जा रहे हो तो थोड़ा सा आपको समझना भी पड़ेगा। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से पास करा रहा हूं, ठीक है, ध्यान समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके वहां पर उसका एक फील्ड जनरेट कर लिया, जहां इलेक्ट्रिसिटी होगी उसका फील्ड माना जाएगा। ठीक है, और देखो, और एक वेव मान लो, ये जो ब्लू वाला है ये मान लो मैग्नेटिक वेव है। कौन सा वेव है बताओ? मैग्नेटिक वेव है। ठीक है, ये मैग्नेटिक वेव है। ठीक है ना। मैग्नेटिक वेव का मतलब सर, मतलब यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हम इसको बोल देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मतलब हो गया कि अगर हम कहीं मैग्नेट रख देना तो अपने आसपास के एरिया में ना वो एक फील्ड जनरेट कर देता है। मतलब उतनी दूर में कोई भी लोहा या कोई ऐसी चीज लाओगे जो मैग्नेटिक इंपैक्ट रखता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, तो वो डिफ्लेक्ट होना शुरू कर देगा। आपने देखा होगा ना, मैग्नेट आप कहीं रखो तो उसकी कुछ दूरी पर आप देखोगे तो कुछ भी अगर लोहे की कोई चीज लेके जाता है तो हल्का सा डिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब उतनी दूर उसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वाला ब्लू वाला मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या है बताओ? परपेंडिकुलर है। यू कैन सी नाउ, है ना। ये वाला और ये वाला एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, यू कैन सी ना, ये देखो 90 डिग्री का एंगल है और ये भी देखो ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री के एंगल में प्रोपोगेट कर रहे हैं। ठीक है, अब सुनो, अगर ये दो फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो जो वेव, ध्यान से सुनिएगा, जो वेव इस तरह से प्रोपोगेट कर रही है, देखो ये इस तरह से दिख रहा है आपको। तो एक जो वेव निकला ना यहां से, ये देखो ये वाला रेड वाला, ये जो रेड वाला वेव निकल रहा है, ये वाला वेव रेड वाला, ये देखो दिख रहा है आपको। तो ये जो रेड वेव है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर निकल रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर थे ही, उन दोनों के भी परपेंडिकुलर हमारा ये निकल रहा है रेड वाला वेव। इस तरह के वेव को, ये जो रेड वाला वेव है, इसी तरह के वेव को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब समझ में आ गया इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर कोई वेव उन दोनों के परपेंडिकुलर ट्रेवल करे तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है, और ऐसा बिहेवियर लाइट भी शो करता है, इसीलिए लाइट को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला गया है। ठीक है, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
डन। तो पहली प्रॉपर्टी हमें अगर किसी को बतानी हो कि लाइट का वेव नेचर क्या एक्सप्लेन करता है, या लाइट का वेव नेचर है तो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, लाइट को वेव फॉर्म में अगर डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे, तो हम ऐसे करेंगे। डन। और आपको पता है जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बेसिकली लाइट अगर हो गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भी होते हैं ना, इनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। समझ रहे हो? क्लियर हो गया? स्पेस नहीं रहता यार, देखो इट डजंट डिपेंड ऑन मीडियम फॉर ट्रेवलिंग। ठीक, तो सेकेंड पॉइंट अब किसी को क्या बताओगे कि भैया देखो, पहला पॉइंट तो ये पता है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दूसरा इसको चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी इट कैन ट्रैवल इन एनी टाइप ऑफ द मीडियम। ठीक है, विदाउट मीडियम के भी ये ट्रैवल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इसको बार बार मीडियम दोगे तभी चलेगा, नहीं, विदाउट मीडियम भी ये ट्रैवल करता है। करेक्ट। तो अब इसका प्रूफ कैसे होगा, तो लाइट तो आप जानते हो सनलाइट, तो सन जो है जब लाइट एमिट कर रहा है तो वो अर्थ तक पहुंच रहा है ना। अब बीच में मीडियम नहीं भी है, वैक्यूम भी होगा ना, लेकिन फिर भी लाइट हमारे तक पहुंचा है, यानी कि इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सोचो अगर इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती तो ऐसे में अगर ऊपर जो हमारा स्पेस है वहां पर अगर वैक्यूम है, अगर वैक्यूम नहीं होता, यानी वैक्यूम अगर है और अगर उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती तो जब तक उसको सॉलिड लिक्विड गैस जैसा कोई मीडियम नहीं मिलता वो ट्रैवल ही नहीं करता, तो वो सनलाइट हम तक पहुंच ही नहीं पाती। सो इसीलिए ये बात प्रूफ हो जाती है, प्रैक्टिकली भी प्रूफ हो जाती है, हम डेली लाइफ में देख भी रहे हैं कि भैया इनको चलने के लिए डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम फॉर ट्रैवल। ठीक है, ट्रैवलिंग मतलब ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा ट्रैवल करने के लिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो जब लाइट वेव के फॉर्म में होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जैसा बिहेव करता है और उसको चलने के लिए मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये दो पॉइंट काफी हैं किसी को भी बताने के लिए। ठीक है, अच्छा, लाइट की जो स्पीड है वो सब लोग आप लोग जानते ही होंगे शायद। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है बताओ तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये स्पीड ऑफ लाइट है, शायद आप लोग जानते होंगे। लेकिन ये भी याद रखिएगा, ये जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इन वैक्यूम है, यानी ये वैक्यूम होता है तभी इस तरह की स्पीड लाइट दिखाता है। ठीक है, यानी लाइट की स्पीड वैक्यूम में इतनी होती है, दिस इज द हाईएस्ट स्पीड एवर। ठीक है, अब वैक्यूम में ये स्पीड है तो इसका साफ मतलब है कि अगर वैक्यूम में स्पीड निकाला गया मतलब लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है, वहां मीडियम नहीं फिर भी ट्रैवल कर रहा है, तो ये हमारी बात को जस्टिफाई करता है कि इट डजंट डिपेंड ऑन द मीडियम फॉर ट्रैवलिंग। डन। अच्छा सर, मान लो कि अगर मीडियम आ जाए तो वैक्यूम में तो चलिए ये स्पीड है, अगर मान लो हम मीडियम डाल दें तो मीडियम मतलब कोई सॉलिड या लिक्विड है, कुछ गैस तुमने कोई मीडियम डालोगे ना यार, जो स्टेट ऑफ मैटर उन्हीं का तो मीडियम बनाओगे। तो जो मीडियम तुम बनाओगे तो ऑब्वियसली तुम मुझे बताओ, अगर मान लो लाइट का स्पीड वैक्यूम में इतना है, अगर हमने बीच में मीडियम डाल दिया तो मीडियम मतलब सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हम डाले हम, तो उसके पार्टिकल्स आएंगे बीच रास्ते में, तो लाइट को ट्रेवल करने में फिर प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि रास्ते में वो आएंगे तो उसके लिए वो क्या करेंगे, एक रिटार्डेशन क्रिएट करेंगे, उसको चलने से रोकेंगे, मना करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्पीड ऑफ लाइट घट जाएगी। ठीक है, मतलब ये पक्का है कि तुम सॉलिड लिक्विड गैस डाल दोगे तो उसको हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रैवल करके पहुंच ही जाएगा, लेकिन हाँ जिस स्पीड से ट्रैवल कर रहा था वैक्यूम में उस स्पीड से फिर वो ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि रास्ते में कई सारे लोग मिलेंगे, कई सारे पार्टिकल्स मिलेंगे सॉलिड लिक्विड गैस के, तो वहां पर डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आएगा कि उसको चलने में परेशानी होगी। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल चलेगा ही नहीं, मीडियम तो उसको चाहिए ही नहीं भैया, आराम से ट्रैवल करेगा, लेकिन अगर हुआ तो वहां पर थोड़ा सा स्पीड स्लो हो सकता है। ठीक है, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डन। सो यू कैन सी ना यार कि जैसे हम जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा घने बादल छा जाते हैं तो क्या मतलब सन गायब हो जाता है? नहीं, सन तो तब भी रहता है, लेकिन बादल घने होने की वजह से वो हम तक पूरी तरह से पहुंच नहीं पाता। और बादल क्या है? बादल क्या है? एक तरह का क्या है बताओ? लिक्विड फॉर्म या गैस फॉर्म का कंडेंस्ड फॉर्म है गैस का, तो गैस का कंडेंस्ड फॉर्म है ना हमारा बादल, यानी जो हमारे ऊपर क्लाउड्स हैं, तो वो रास्ते में उसके आ रहे हैं जो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? और उसको रोकने की कोशिश करना है तो इसका साफ मतलब है कि फिर भी वो ट्रैवल करके कहीं ना कहीं से आता है। अगर बहुत ज्यादा घने बादल छा जाएंगे तो उस केस में फिर हो सकता है कि वो उसे रोक ले जाएं। ठीक है, लेकिन लाइट ट्रैवल करना बंद नहीं कर रहा, लेकिन वो एक्चुअली इतना ज्यादा डेंस क्लाउड आ चुका है कि फिर उसको पेनिट्रेट करके बाहर नहीं निकल पा रहा। दिस इज सिंपलेस्ट वे टू डिफाइन इट। करेक्ट। तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि लाइट को चलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, ये बात अलग है कि अगर मीडियम रास्ते में आएगा तो उसमें रुकावट पैदा करेगा।
ठीक है। अब जैसे मान लो जब सन से लाइट चली होगी, अगर हर जगह पूरा वैक्यूम होता, मतलब हमारे अर्थ में भी वैक्यूम ही होता, कोई मीडियम ही नहीं होता, तो लाइट वहां से निकलती खट से नीचे पहुंच जाती, काफी तेज स्पीड में, इस स्पीड से पहुंच जाती। समझ रहे हो, मतलब 1 सेकंड में कितना, 3 × 10⁸, यू कांट इमेजिन, बहुत हाई स्पीड है यार 1 सेकंड में। अगर पूरा वैक्यूम होता सन से लेकर के अर्थ तक पूरा वैक्यूम, तो सब बहुत तेजी से लाइट पहुंचती है हमारे तक, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेती है। शायद बताया गया है कि लाइट को अर्थ तक पहुंचने में अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट समथिंग कुछ लगता है, मेरे को थोड़ा सा आइडिया नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं क्लियर बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ टाइम लगता है, 5 मिनट समथिंग कुछ लगता है। तो ये जो टाइम लग रहा है ना, इतनी हाई स्पीड होने के बाद भी इतना टाइम वो ले रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो बीच रास्ते में उसको मीडियम्स मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी वैक्यूम की स्पीड ये हाईएस्ट है, अगर वैक्यूम के अलावा उसको कोई मीडियम डाल दिया जाएगा तो डेफिनेटली उसकी स्पीड में फर्क पड़ेगा और उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी पहले से, ठीक है। इसीलिए सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। डन। सो दीज आर द 2 theories थ्रू विच वी कैन इजिली एक्सप्लेन व्हाट इज लाइट, बाय द पार्टिकल थ्योरी और बाय द वेव थ्योरी। बट व्हाट हैपन व्हेन बोथ थ्योरी कंबाइंड विद ईच अदर, तो वो सब चीजें हमारे लिए हायर क्लासेस में है। लेकिन अभी भी याद रखिए, आज के डेट में भी हम लोग लाइट को ना पार्टिकल और वेव 2 नेचर में डिफाइन करके पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये कैसे होता है, किस तरह से पार्टिकल वेव की तरह नेचर में डिफाइन होता है, सारा कुछ है, लेकिन ये चूंकि हायर क्लासेस के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। जब आप 11th में जाएंगे तो आपके जो फिजिक्स के टीचर होंगे वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैं 11th-12th में आपका केमिस्ट्री लेता हूँ, ठीक है। चलिए, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब आप 11th में जाएं तो आप जिस भी टीचर से फिजिक्स पढ़ें, कम से कम उसको इतनी चीज़ें अगर आप बता देते हैं तो वो समझ जाएगा कि हाँ आप पढ़ लिख करके आए हो 10th में, ठीक है। वैसे भी कोरोना टाइम में आप देखे एग्जाम तो हुए नहीं है, तो कई सारे लोग आप पर उंगलियां भी उठा रहे, कह रहे बिना पढ़े इतने नंबर आ गए। तो उन सबको जवाब देने के लिए आप अच्छे से यहाँ पर पढ़िए, ताकि 11th में जब जाए तो आप बता सके लोगों को, ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइट। तो लाइट होता क्या है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू ऑन द बिहाफ ऑफ द 2 theories, one is called the particles theory and another one is called the wave theory. I hope everyone is clear. Sure? So देखो भाई, हमने लाइट को डिफाइन कर दिया। डन। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर जो चैप्टर हमारा है लाइट, ये आपने डिफाइन कर दिया बहुत प्रॉपर मैनर में, कर दिया मैंने। अब क्वेश्चन है सर कि लाइट के चैप्टर के आगे आपने लिखा है रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन, देखो लाइट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। क्योंकि लाइट में ना वेव नेचर आ गया है, तो वेव नेचर आने की वजह से लाइट जो है डिफ्रैक्शन भी करता है, ठीक है। डिफ्रैक्शन पता है क्या है, जैसे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दोगे ना तो लाइट थोड़ा सा बेंट हो जाता है, आपने देखा भी होगा, है ना। मतलब लाइट अगर स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रही है, जैसे लाइट है, ठीक है, लाइट अगर स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रही है तो उसके रास्ते में मान लो हमने ये मार्कर रख दिया, तो लाइट हल्का सा बेंट हो जाता है, हल्का सा बेंट हो जाएगा। तो जो लाइट हल्का सा बेंट होता है ना, इस फिनोमेना को ही डिफ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन, ठीक है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि बहुत छोटे से पिन होल सोर्स से एक लाइट को निकाल के देखो आप, मतलब बहुत छोटा सा होल कर लो पिन होल सोर्स और उससे लाइट को पास करो, तो देखो कि लाइट हल्का सा ऐसे बेंट होता हुआ निकलेगा। तो जो लाइट जो बेंट हो रहा है ना, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन एक्चुअली, ठीक है। तो ये भी लाइट की प्रॉपर्टी है जो कि वेव को जस्टिफाई करती है, मतलब वेव के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए डिफ्रैक्शन की। लेकिन लाइट भी अगर ये शो कर रहा है, इसका मतलब लाइट के अंदर वेव नेचर है। तो ये डिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस, ये सब प्रॉपर्टीज होती है लाइट और वेव की। मतलब याद रखिए, अगर कोई चीज़ लाइट है, ध्यान से सुनिएगा, कोई चीज़ अगर लाइट रेज है तो वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करती है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा अगर चाहें तो, 11th में आपके बहुत काम आएगा, आपके टीचर पूछे तो आप उसी समय बता दीजिएगा, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, लाइट हैव 2 नेचर, वन इज अ पार्टिकल, वन इज अ वेव नेचर, ठीक है। बट इफ यू कंसिडर द लाइट इन अ पार्टिकल फॉर्मेट, यानी लाइट को आप लाइट फॉर्मेट में लेते हो, केवल पार्टिकल नेचर में लेते हो या लाइट नेचर में लेते हो, उसको वेव नहीं मानते हो, तो उस केस में लाइट 2 प्रॉपर्टी शो करता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन अगर लाइट वेव थ्योरी यानी वेव नेचर को जस्टिफाई करता है, तो उसके लिए उसको डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस 2 चीजों को जस्टिफाई करना होगा, और हमारा लाइट ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। इसीलिए लाइट को वेव भी कहा जा सकता है, इसीलिए हमने यहाँ वेव थ्योरी बताया, क्योंकि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट क्या है, एक वेव नेचर का भी है। तो वेव नेचर होने के लिए उसको 2 चीज़ों से, यानी 2 परीक्षाओं से, 2 टेस्ट से गुजरना पड़ेगा कि भाई प्रूफ करो कि तुम अगर लाइव वेव हो तो तुम ये बातें प्रूफ करो, क्योंकि वेव के लिए ये 2 कंडीशन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है, डिफ्रैक्शन और इंटरफ्रेंस। दुनिया के जो भी वेव्स हैं कम से कम ये प्रॉपर्टी जरूर शो करते हैं। तो अगर लाइट भी वेव है तो डिफ्रैक्शन और इंटरफ्रेंस करना चाहिए।
ठीक है। और मैंने आपको डिफ्रैक्शन बता भी दिया कि पिन होल से अगर लाइट पास करोगे तो लाइट हल्का सा बेंड कर जाता है, इसी को डिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो लाइट अगर ऐसा कर रहा है मतलब लाइट के अंदर वेव नेचर है। तो लाइट में डिफ्रैक्शन और इंटरफ्रेंस होता है, जिससे प्रूफ होता है कि लाइट हमारा वेव नेचर का है। अब ये इंटरफ्रेंस डिफ्रैक्शन कहाँ सीखते हैं हम लोग? हायर क्लासेस में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि सब चीज़ें आप हायर क्लासेस में प्रॉपरली सीखोगे। लेकिन अगर कोई चीज़ लाइट के नेचर को जस्टिफाई करता है विद द पार्टिकल वे में, लाइट अगर पार्टिकल वे का है सपोज करो, यानी नॉर्मल लाइट, ठीक है, तो उस केस में उसकी दो प्रॉपर्टियां वहां पर होनी चाहिए, एक होना चाहिए रिफ्लेक्शन और एक होना चाहिए रिफ्रैक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक होना चाहिए रिफ्रैक्शन और एक होना चाहिए रिफ्लेक्शन। तो 10th वालों ने क्या किया, लाइट को लाइट ही रहने दिया, वेव नहीं बनने दिया, क्योंकि वेव बनाएंगे 11th में हायर क्लासेस में, क्योंकि वहां हमारी सोचने की क्षमता थोड़ी बढ़ेगी। तो फिलहाल अभी हम लोग किसके नेचर को डिस्कस करेंगे? पार्टिकल नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और केवल लाइट की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। जब वो नॉर्मल लाइट की तरह बिहेव करता है कोई रेज, तो वो दो तरह की प्रॉपर्टी शो कर सकता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर वही लाइट वेव नेचर की तरह शो करेगा तो उसको डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस शो करना पड़ेगा, तो हम क्लास 11th में करेंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इसीलिए 10th क्लास के चैप्टर का नाम रखा गया है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ओनली हम लोग 10th क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? जो प्रॉपर एक नॉर्मल लाइट का नेचर होता है, यानी दुनिया का कोई भी रेज अगर लाइट नेचर की जैसा होगा तो ये दो काम करेगा। दुनिया की कोई भी रेज अगर वेव नेचर की होगी तो वो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस करेगा, ठीक है। तो वो हमारा 11th सेक्शन में चला जाएगा। लाइट को हम वेव कैसे प्रूफ करेंगे? तो डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस 11th में। बाकी 10th स्टैंडर्ड में हम लाइट के नॉर्मल कैरेक्टर को पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सो आई होप पूरे चैप्टर का इंट्रो आपको समझ में आ गया होगा। डन? देन वी कैन मूव फर्दर। ओके, चलिए तो बात करते हैं आगे। अब देखिए, हमें ये समझ में आ गया कि हमें इस 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना क्या है। तो हमें क्या पढ़ना है 10th स्टैंडर्ड में बताओ? तो हमें 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये दो चीजें हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो यहां तक तो हम समझ गए। तो हमें क्लियर हो गया कि लाइट क्या होता है, ये पार्ट हमने निपटा दिया। अब इसकी दो प्रॉपर्टीज कि दुनिया की कोई भी रेज अगर लाइट जैसा बिहेव करना चाहती है तो उसको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन से गुजरना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन होता क्या है? तो इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। ठीक है, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। What do you mean by reflection of light? कहाँ गया मार्कर यार? तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है पहले समझते हैं, ठीक है। देखिए जब कभी भी किसी लाइट को, भाई कोई अगर लाइट है तो ये दो प्रॉपर्टी शो करेगा, क्लियर। ये होते क्या है सर, वो अब आप देखिए। हुआ क्या ना, मैंने एक सरफेस बनाया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक मैंने ये सरफेस बना लिया, यू कैन सी ये सरफेस बिल्कुल स्ट्रेट मैंने बना लिया, ठीक है। और इस बात की पूरी गारंटी रखी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस बात की पूरी गारंटी रखी, ये मैंने सरफेस बना लिया। यार इंक कहाँ है, देखते हैं, चलो। ये मैंने एक सरफेस बनाया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और मैंने ये सोचा कि ये जो ऊपर वाला सरफेस है ना, ये देखो, ये नीचे से तो हमने थोड़ा सा इसको पॉलिश टाइप का कर दिया है, ठीक है, ये नीचे से थोड़ा सा पॉलिश टाइप का है, ठीक है। और ऊपर से ये सरफेस जो है ना पूरा स्मूथ है। कैसा सरफेस है बताओ? स्मूथ सरफेस है। तो ये पूरा सरफेस हमारा स्मूथ सरफेस है, ठीक है। स्मूथ मतलब चिकना टाइप का है। अब हुआ क्या, किसी सोर्स से कहीं से लाइट हमने सोर्स ऑफ लाइट तो बहुत है, फिलामेंट जला दिया, कुछ भी जला दिया। सोर्स से मैंने एक लाइट स्मूथ सरफेस पे गिराया, यू कैन सी, सोर्स से मैंने एक लाइट इस पे स्मूथ सरफेस पे गिराया। गिराने के बाद मैंने क्या देखा कि ये रिफ्लेक्ट होकर के, यानी मतलब अपने मीडियम में वापस लौट जाता है। यू कैन सी नाउ ना कि ये जो तुमने स्मूथ सरफेस बनाया है, यहां पर ये दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है। एक मीडियम नंबर 1, ठीक है, दिस इज मीडियम नंबर 1, और ये वाला मीडियम हो गया 2, करेक्ट। तो ये जो तुमने सरफेस बनाया है ना, इसने इसको दो मीडियम में डिवाइड कर दिया है। भाई ऑब्वियसली अगर ये सरफेस है तो इसके ऊपर का मीडियम अलग होगा, इसके मीडियम नीचे कुछ अलग होगा, ऑब्वियसली ऐसा होगा, ठीक है। अरे दोनों अगर सेम भी होंगे तो भी दो हम मीडियम तो मान सकते हैं ना भाई, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, करेक्ट। तो एक तरीके से बाउंड्री हो गई हमारी।
और ये जो बाउंड्री है वो हमारी सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। और इस पर एक लाइट मैंने किसी सोर्स से गिराया, सोर्स से एक लाइट गिराया, तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं कि लाइट गिरा और उसी मीडियम में वापस आ गया। सेम मीडियम, देखो मीडियम 1 से लाइट चला था और सेम ही मीडियम में लाइट वापस भी आ गया। अगर ये फिनोमेना हुआ तो बस इसी को कहा जाता है बच्चों रिफ्लेक्शन। यही है रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्ट होना, मतलब किसी भी मीडियम में टकराया और टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाए तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर हम लाइट को मान लीजिए किसी सरफेस पे हम गिरा रहे हैं, ठीक है, सपोज करिए किसी सरफेस पे हम गिरा रहे हैं, तो वहां पर ऐसे कितनी तरह के इंसिडेंट हो सकते हैं? क्या केवल यही होगा कि केवल टकरा के रिफ्लेक्ट ही होगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता भाई। ये देखिए, एक तो पहली बात तो डिपेंड करता है कि सरफेस तुमने कैसा लिया है। तो यहां पर जब भी आप लाइट को ना, जब भी आप कोई भी लाइट को किसी सरफेस पे गिराते हो तो वहां 3 तरह के इंसिडेंट होने के चांसेस है, ठीक है। व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस, ध्यान से सुनिएगा ना, जब लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक करता है यानी टकराता है। अभी मैंने सरफेस को बिल्कुल भी यहां पर इग्नोर कर दिया है, हमने ये नहीं माना है कि वो जो सरफेस है ना वो कैसा है, स्मूथ है कि रफ है कि कैसा है, ठीक है। बस हम ये मान लेते किसी भी सरफेस पर लाइट स्ट्राइक किया, टकराया, तो अगर लाइट किसी भी सरफेस पर टकराता है ना तो वहां 3 तरह की घटनाएं हो सकती हैं। कहां गया ब्लैक मार्कर? वहां 3 तरह की घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है। कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? पहली चीज, या तो मे बी लाइट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस। पहली घटना यह हो सकती है कि वो जो लाइट जो आपने गिराया है सरफेस पर वो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब कर लिया जाए, सरफेस उसको पूरा एब्जॉर्ब कर ले। क्लियर? पहली चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि मे बी लाइट कम बैक इन सेम मीडियम, मतलब जिस मीडियम में टकराया उसी मीडियम में लौट के वापस आ गया। तो यही तो घटना है, यही तो रिफ्लेक्शन है, यही तो रिफ्लेक्शन है भाई। लाइट को अलग अलग सरफेस पर डाल के देखा गया, जिस फिनोमेना में लाइट टकरा करके स्ट्राइक करके सरफेस पर कम बैक वापस आ गया, यही है रिफ्लेक्शन। एब्जॉर्ब्ड हो गया, दैट इज अ डिफरेंट फिनोमेना। और या तो तीसरा इंसिडेंट ये हो सकता है बच्चों, ये पहला इंसिडेंट, ये दूसरा इंसिडेंट और ये तीसरा इंसिडेंट। देखो तीसरा इंसिडेंट बच्चों ये हो सकता है कि मे बी लाइट ट्रांसमिटेड इनटू अनदर मीडियम, अनदर मीडियम। या तो बच्चों ये हो सकता है कि हमारा लाइट जब सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो ट्रांसमिट होकर के दूसरे मीडियम में पहुंच जाएगा। मतलब ये मीडियम 1 है तो ये मीडियम 2 है, तो लाइट टकराया और ट्रांसमिट होके इधर आ गया, मतलब दूसरे मीडियम में आ गया। तो दूसरे मीडियम में अगर आ जाता है तो इसी घटना को हम लोग बच्चों रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? रिफ्रैक्शन। ये 2 घटनाएं हमको डिस्कस करनी है। तो जब भी आप लाइट को किसी भी सरफेस पे गिराते हो, सरफेस लाइक स्मूथ या कुछ भी हो, सरफेस की कंडीशन में भी नहीं दे रहा आपको, तो अगर आप किसी लाइट को किसी सरफेस पे गिराते हो और वो लाइट जाके सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो वहां 3 तरह की घटनाएं होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। या तो वो लाइट उस सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, या तो वो लाइट स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में वापस आ जाएगा, जैसे कि देखो ये आ रहा है। और या तो लाइट जब जाएगा सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो ट्रांसमिट होकर इस मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करने लगेगा। तो ये 3 घटनाएं हो सकती हैं। जब लाइट स्ट्राइक करके मेटल सरफेस और अपने मीडियम में ही वापस आ जाता है तो इसी को रिफ्लेक्शन का नाम दिया गया है। लेकिन ट्रांसमिट होकर अगर दूसरे मीडियम में चला जाता है तो इसी को रिफ्रैक्शन का नाम दिया गया है। और यही रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमारे चैप्टर्स हैं। एब्जॉर्ब वाली घटना फिलहाल अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। एब्जॉर्ब वाली घटना पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपल सा एग्जांपल लो ना यार, सनलाइट मिट्टी पे पड़ती है ना, क्ले यानी मिट्टी, क्ले पे पड़ा, या मान लो क्ले यानी मिट्टी का कोई बर्तन ले लो, लाइट को उस पर गिराओ तो नीचे देखो कुछ होता है क्या? कुछ नहीं सर,
कुछ नहीं। वाई? हो सकता है लाइट एब्जॉर्ब हो गया हो सर, है ना। तो ये वो घटनाएं हैं जो इस तरह के सरफेस पर होती हैं। तो खैर एब्जॉर्प्शन वाली घटना जो है फिलहाल अभी हम लोगों को डिस्कस नहीं करना 10th स्टैंडर्ड में, तो इसीलिए अभी इस चीज को हम स्किप कर देते, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। डन। तो दो घटनाएं फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे, या तो लाइट टकरा के अपने मीडियम में वापस आ जाए या तो ट्रांसमिट करके दूसरे मीडियम में निकल जाए। उसी में से मैं पहली घटना को डिफाइन कर रहा हूं जिसको हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए मैंने एक कंडीशन यहां पर एक देखो लगा रखी है, तब आपको क्लियर हो गया होगा कि कंडीशन मैंने लगा रखी है स्मूथ सरफेस। तो इसका यह मतलब हो गया कि लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस का स्मूथ होना कंपलसरी कंडीशन है, क्योंकि मैंने यहां देखो क्या लिखा है कि सरफेस के हम लोगों ने यहां पर कोई जिक्र नहीं किया कि सरफेस तुम्हारा रफ है कि स्मूथ है, हमने कोई जिक्र नहीं किया। तो अब यहां रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है कि लाइट टकरा के वापस आ रहा है और या रिफ्लेक्शन में ट्रांसमिट हो रहा है। तो अगर मान लो किसी सोर्स से लाइट को तूने सरफेस में गिराया और वो टकरा के लौट के मीडियम में वापस आ रहा है ना, तो रिफ्लेक्शन है, और वो तभी हो सकता है जब तुम्हारा सरफेस कैसा हो, स्मूथ हो। इज इट क्लियर? तो इसमें ट्रांसमिट होने के लिए सरफेस रफ होगा, वो भी बात की बात है, भी फिलहाल रिफ्लेक्शन पे फोकस कर लेते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो मैंने किसी सोर्स से लाइट लेके गिराया, अगर सरफेस मैंने स्मूथ लिया था तो देखा कि वो टकराता है सरफेस पर, स्ट्राइक करता है और मीडियम पे वापस आ जाता है, सेम ही मीडियम पे वापस आ गया। अब अगर इन दोनों के बीच में मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, अब देखो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा है, देख रहे हो आप, जो बिल्कुल मिड में जा रहा है इनके। तो अब ये जो बिल्कुल मिड में लाइन डाल रखा है, अगर देखा जाए तो ये सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है ना भाई। अगर ये पूरा सरफेस है तो ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, इसीलिए इसको कहा जाता है नॉर्मल। क्या कहा जाता है, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब इज इट परपेंडिकुलर, ओके। और किसके परपेंडिकुलर बताओ, ये जो सरफेस आपने ले रखा है स्मूथ सरफेस। डन। तो हमने यहां पे नॉर्मल को एन से रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल एन से, कि भैया ये वाली लाइन नॉर्मल है, मान लो पी क्यू जो लाइन है ये नॉर्मल है। नाउ यू कैन सी लाइट ये जो गया, जिस मतलब किसी सोर्स से आपने जो लाइट इस पे गिराया सरफेस पर, इस लाइट को कहा जाता है बच्चों इंसिडेंट रे। क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रेज। ठीक है भाई बच्चों, क्लियर है, इंसिडेंट रे। हमने रेज नहीं लिखा रे, क्योंकि हम अभी एक ही रे पे ट्रेवल कर रहे हैं, अगर और भी रेज लोगे तो रेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रेज है। इंसिडेंट मतलब जिसको डाला जा रहा है किस पर, स्मूथ सरफेस पर। ठीक है, और जो सरफेस पर टकराने के बाद वापस अपने मीडियम में कम बैक कर गया, इसी को कहा गया कि भैया कम बैक कर गया, तो इसको कहा गया रिफ्लेक्टेड रे। क्योंकि टकराने के बाद मीडियम में वापस आना, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो जो रेस टकरा करके, देखो ये तो तुमने डाला है रेस इंसिडेंट है, तो ये तो तुम कोई भी रेस किसी भी सरफेस में डालोगे तो वो इंसिडेंट ही कहलाएगा। लेकिन अगर लौट के वापस आया है अपने मीडियम में तो रिफ्लेक्टेड रे होगा। ठीक है, डन। तो भैया इंसिडेंट रे जो है ना, इसको आई बोल देंगे, रिफ्लेक्टेड रे जो है ना इसको स्मॉल आर बोल देंगे, और हमारा नॉर्मल एन। एंड यू कैन सी ये जो नॉर्मल तुमने प्लेन के परपेंडिकुलर, स्मूथ सरफेस के परपेंडिकुलर डाला है, वो बिल्कुल बीचों बीच है। तो यू कैन सी हियर ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बना रहा है, इसे इंसिडेंट एंगल के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल बना रहा है कौन बना रहा है, इंसिडेंट रेज बना रहा है। और ये देखो, बताओ ये वाला एंगल कौन सा होगा, ये वाला। तो सर ये वाला जो एंगल होगा ये रिफ्लेक्टेड रे बना रहा है सर, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ आर। आर स्टैंड फॉर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों बोला, क्योंकि इंसिडेंट रेज यहां पर नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है। और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों बोला, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रेज नॉर्मल के साथ बना रहा है। तो यानी कि कैपिटल आई जो हो गया तुम्हारा, वो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और एंगल ऑफ आर जो हो गया तुम्हारा, ये जो ऐसे लगा रहा है ना, देखो ये, इसको एंगल का साइन कहते हैं, आप जानते भी होंगे। तो ये एंगल आर, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, डन। और एक चीज आप गौर करोगे, ये जो तुम्हारा नॉर्मल है पी क्यू, ये इस पॉइंट पर बन रहा है, देखो आप बन रहा है। तो इस पॉइंट पर तुम्हारा नॉर्मल भी बन रहा है, सही है। इसी पॉइंट पर आपका एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रेज वो टकरा रहा है, और इसी पॉइंट पर रिफ्लेक्शन एंगल यानी रिफ्लेक्टेड रेज भी जा रहा है।
तो यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर है कि नहीं बताओ तो? हाँ सर, क्योंकि एक ही जगह पर होने की वजह से तो ये तीनों चीजें बन रही हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि भैया ये कंडीशन होनी चाहिए जो भी चीज हम समझ रहे हैं। तो अगर रिफ्लेक्शन के लिए अगर कंडीशंस की बात करें कि रिफ्लेक्शन हम कब बोलेंगे, तो हम तब बोलेंगे जब इंसिडेंस एंगल जो यहां पर देखिए बन रहा है इस नॉर्मल के साथ ही बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नॉर्मल के साथ ही बन रहा है, और नॉर्मल तो खैर ये है ही है। तो देखो ये जो नॉर्मल है, ये जो इंसिडेंट एंगल है, ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर अवेलेबल हैं। तो यानी कि रिफ्लेक्शन होने के लिए पहली कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉमा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि नॉर्मल कहीं और बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहीं और बन रहा है, रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यह हमें समझ में आ रहा है आपको। तो यानी कि रिफ्लेक्शन की पहली कंडीशन क्लियर हो गई सर कि हम कभी भी कोई भी लाइट रेज को रिफ्लेक्शन तभी बोलेंगे जब हम देख लेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल ये तीनों एक ही प्लेन पर एग्जीक्यूट कर रहे हों, वो भी कॉमन पॉइंट पर। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी कंडीशन आप मुझे बच्चों ये बताओ कि ये जो लाइन तुमने परपेंडिकुलर डाला था प्लेन की, जिसको आप नॉर्मल बोल रहे हो, देखो ये वाली लाइन देखो तो दिख रहा है। तो ये लाइन एग्जैक्टली क्या कर रहा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये इक्वल पार्ट में है तो यानी एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर दोनों सेम होने चाहिए, होने चाहिए ना होनी चाहिए। तो मतलब पहली कंडीशन तो देखो यहां पर हमें कंडीशंस की बात कर लें, तो अगर रिफ्लेक्शन करना है और रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशंस की बात करें तो बताओ पहली कंडीशन क्या निकली कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉमा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड normal lie on the same plane, correct? Done. Lie on the same plane. Is it clear to all of you? यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल ये सब देखो एक ही प्लेन पर आने चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे, नहीं तो हम रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड व्हाट अबाउट द सेकंड लॉ, सेकंड कंडीशन? तो यू कैन सी रिफ्लेक्शन में हमें दिखाई दे रहा है कि आई और आर दोनों के एंगल सेम है, क्योंकि जो नॉर्मल उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज बी इक्विवेलेंट टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी अगर आज के बाद ये दो कंडीशन आपको कहीं भी दिखाई दे जाए रेज का सरफेस के साथ ऐसा होता हुआ, तो कहीं कोई रेज अगर सरफेस पे डाला गया और ऐसी दोनों चीजें आपको कहीं दिखाई दे गई, तो आप क्लियर आंख बंद करके कह सकते हो कि सर यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये जो कंडीशंस है ना बेटा बच्चों, इसी कंडीशंस को कहा जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओके, सो जो कंडीशंस हैं वो मैंने पहले बना के प्रूफ की है, आप देख सकते हो सब कुछ, उसके बाद ही मैंने उसको लॉ बोला है। तो लॉ यानी नियम क्या है? नियम वही है जो हमें दिखाई दे रहा है, और हम क्लियर देख पा रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल ये सब एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। और दूसरा, चूंकि नॉर्मल इक्वल पार्ट में इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी सेम एंगल का होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम एंगल का होगा। तो यानी दोनों लॉ हमने केवल जो हमें दिखाई दिया वो मैंने लिख दिया, मुझे बाद में पता चला कि यही तो लॉ है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होने के लिए ये दो लॉ जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो व्हेन एवर लाइट स्ट्राइक ऑन द सर्फेस एंड द लाइट कम बैक टू देयर ओन मीडियम अगेन, then the phenomena is called reflection, and when the reflection is there, then definitely these two laws are validate. Is it clear? Note down. Done? इंक कहाँ है भैया? जल्दी से नोट कर लीजिए, तो इंक मैं तब तक भर लूं यार ना। चलिए बच्चों, डन। यार अगली बार से इंक भर दूंगा पूरा ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलो भाई, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने? ठीक।
सो देखो एंगल रिफ्लेक्शंस क्या होता है समझ में आ गया। हम जब लाइट को किसी सरफेस पर स्ट्राइक कराएंगे तो वहां क्या क्या फिनोमिना हो सकता है वो भी समझ में आ गया। उन्हीं में से दो फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं। लाइट अगर एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसको हम डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि वो भी हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा आप लोगों को पक्का। तो रिफ्लेक्शन ये होता है। तो अगर रिफ्लेक्शन के लिए अगर आप दिमाग में रखो तो कितनी बातें रखोगे, पहले कि सरफेस कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। पहली बात तो दिमाग में है कि भैया सरफेस स्मूथ होना चाहिए, तभी वो टकराएगा तो सेम मीडियम में लौट के वापस भी आ सकता है। और जब टकरा के सेम मीडियम में वापस लौट के आएगा तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों बराबर होंगे, और नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर सारे एक प्लेन पर होंगे तभी हम बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्शन है, नहीं तो अदरवाइज रिफ्लेक्शन नहीं है। मतलब उन दोनों कंडीशंस को अगर उन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर नहीं लगी तो हम क्लियरली डिनाई कर देंगे कि वहां रिफ्लेक्शन हो रहा है। डन पक्का। चलिए, तो ये रिफ्लेक्शन की घटना थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। ओके, तो आई होप कि रिफ्लेक्शन सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो रिफ्रैक्शन में क्या होता है ना, रिफ्रैक्शन में क्या होता है। तो लेकिन रिफ्रैक्शन को डिस्कस हम बाद में करेंगे, पहले हम रिफ्लेक्शन पे पूरा फोकस बना लेते हैं। क्योंकि अगर एक बार में रिफ्लेक्शन अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, सेम मीडियम वाली कहानी, तो फिर डिफरेंट मीडियम यानी रिफ्रैक्शन जब ट्रांसमिट करके लाइट दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसको फिर अलग से और डिटेल में तो जल्दी डिस्कस हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसलिए पहले हम लोग फोकस किस पे करेंगे, रिफ्लेक्शंस पे करेंगे। ठीक है, चलिए, तो रिफ्लेक्शंस तो सर हमें समझ में आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज सर रिफ्लेक्शन से होता क्या है। देखिए लाइट के रिफ्लेक्शन से बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, जैसे इमेज का फॉर्मेशन, इमेज का बनना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है तो क्लियर। अब रिफ्लेक्शन से एक हमें फायदा ये मिलता है कि इमेज फॉर्मेशंस होते हैं। तो आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये इमेज फॉर्मेशंस कैसे होते हैं। पहला तो क्वेश्चन दिमाग में यही आएगा कि सर इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं, और सर अगर ये इमेज फॉर्मेशंस होते हैं तो किससे होते हैं, कैसे होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आपके घूमने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि सर इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया, देन वी कैन मूव फर्दर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जब हम बात करते हैं इमेज की, तो सर ये इमेज क्या होता है। तो ये वो वाला इमेज नहीं है जो हम चमकाते हैं, ठीक है ना, कि यार मेरी इमेज का क्या होगा। हम लोग ऐसे इंग्लिश में बोल देते हैं कि हमारी इमेज का क्या होगा, हालांकि बोलना तो चाहिए था कि भाई हमारी रेपुटेशन का क्या होगा। अगर हम ये बोल देते हैं कि हमारे इमेज का क्या होगा तो भैया बोल दोगे साफ साफ, अगर तुम साइंस पढ़े हो तो क्लियर बोल दोगे कि भाई तुम्हारी इमेज का ये डिपेंड, तुम्हारी इमेज का क्या होगा इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम किस तरह के शीशे के सामने खड़े हो। समझ रहे हो। तो इमेज नाम का वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं रेगुलर लाइफ में, दैट इज नॉट अ इमेज, एक्चुअली रेपुटेशन। तो फिलहाल हम इस इमेज की बात कर रहे हैं फिजिक्स में अपने, कि ये इमेज क्या होता है। ठीक है, जो हम रिफ्लेक्शन से बनते हुए देख सकते हैं। तो भैया बनेगा कैसे, तो बात की बात है, पहले ये बताओ इमेज होता क्या है। ठीक है, तो देखो इमेज बड़ा सिंपल सा चीज है। कहते हैं कि मान लो दो या दो से ज्यादा रेजेस, ठीक है, कोई भी रेज, अब जनरली लाइट है तो लाइट रेज की बात करेंगे। तो जब दो या दो से ज्यादा रेज, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रहे हो, सपोज करो, ठीक है, जैसे ऐसा समझो कि एक पॉइंट से ये रेज निकला, ठीक है, और एक पॉइंट से मान लो ये रेज निकल गया। तो ये एक पॉइंट और एक पॉइंट इससे रेज निकला, सपोज करो, ठीक है। तो जब ये रेज निकलते हैं किसी एक पॉइंट से और वो किसी दूसरे पॉइंट पे क्रॉस कर जाते हैं, करेक्ट, समझ में आ रहा है। मतलब इस दो पॉइंट से रेज निकला, एक पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2, ये बहुत लाइट चल रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट नंबर 1 से निकला, एक पॉइंट नंबर 2 से निकला, और ये कहीं जाके एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। जैसे देखो यहां ये क्रॉस कर गए, तो ये जो पॉइंट है ना, यही पॉइंट इनका इमेज कहलाएगा। मतलब इसी को कहा जाता है इमेज। क्या कहते हैं बताओ इसको, इमेज। बात समझ में आ रही है। अब वो चाहे रिफ्लेक्शन से बने चाहे रिफ्रैक्शन से बने, इमेज क्या होता है, नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, एक या मल्टीपल पॉइंट भी हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ दो पॉइंट से रेज निकल रहे हैं, तो जब दो या दो से ज्यादा रेज, या ये कह लो कि जब दो डिफरेंट पॉइंट से कोई रेज निकलता है तो किसी थर्ड पॉइंट पर या किसी अदर पॉइंट पर जाकर के मैच होता है, या मैच होता हुआ फील होता है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो मैच हो रहा है या मैच होता हुआ अपीयर होता है, वही पॉइंट इमेज फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एम आई क्लियर, डन। तो क्या है इमेज, लिखिए, मैं बोलता हूं, इसको लिख लीजिए जल्दी से नोट्स बना के, या फिर मैं ही लिख देता हूं। नहीं, इमेज क्या है मैं लिख देता हूं, ठीक है, लिखो। तो लिखो, इमेज लिखो।
ठीक है। when two or more rays from one source meet any पर्टिकुलर पॉइंट, जिसको आप सेकेंड पॉइंट बोल सकते हो, भाई किसी एक पॉइंट से निकला, किसी पर्टिकुलर पॉइंट सेकेंड पॉइंट में मिल गया, तो व्हेन टू और मोर रेज फ्रॉम वन सोर्स, तो सोर्स का मतलब समझ गया ना, आप चाहो तो सोर्स की जगह यहां पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। तो when two or more rays from one source or point meet any particular point or second point, then this second point is known as image of source point or इनिशियल पॉइंट, ठीक है। दिस इज द रियल फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। तो ये हो गया इमेज का डेफिनेशन, सिंपल सा डेफिनेशन है कि अगर मान लो ऐसे भी लिख सकते हो, कई अलग अलग लैंग्वेज जो आपको अच्छा लगे वैसे लिखो। मैंने आपको क्या बताया कि जब कभी भी कोई दो या दो से ज्यादा रेज हो सकते हैं जो किसी स्टार्टिंग पॉइंट से निकले और वो किसी पॉइंट पे जाके मैच कर गए, जिस पॉइंट पर वो क्रॉस या मैच कर जाएंगे ना, उसी पॉइंट पर जिस सोर्स से वो निकले तो उसका इमेज बनता नजर आएगा आपको। डन। इसको सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। अब इसी को डेफिनेशन में जस्टिफाई करना है तो क्या लिखोगे, व्हेन टू और मोर रेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम एनी वन पर्टिकुलर पॉइंट एंड क्रॉस और मीट एट एनी पर्टिकुलर गिवन पॉइंट, दैट पर्टिकुलर सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द इनिशियल और फर्स्ट पॉइंट। डन। तो यहां भी वही लिखा, व्हेन टू और मोर रेज फ्रॉम द वन सोर्स है ना, कोई भी किसी पॉइंट से निकले होंगे स्टार्टिंग पॉइंट से, वन सोर्स मीट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, सेकंड पॉइंट या किसी पॉइंट पे जहां भी मिले, तो जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगे, देन दिस सेकंड पॉइंट इज नोन एज द इमेज ऑफ द सोर्स पॉइंट और इनिशियल पॉइंट। तो यानी कि जब भी कभी दो या दो से ज्यादा रेज किसी स्टार्टिंग पॉइंट से निकलते हैं और किसी पॉइंट पे जाके क्रॉस कर जाते हैं या मीट हो जाते हैं, तो जहां पर भी वो मीट करेंगे वहीं पर वो उस पर्टिकुलर जो इनिशियल पॉइंट था उसका इमेज फॉर्म कर देंगे। तो ये होता है इमेज की डेफिनेशन। बात समझ में आ गई। हम शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं और ऐसे करके और अपने आप को देख लेते हैं, तो क्या होता है सर, हमारे इधर और एक नीचे, यानी कि दो सोर्स हो गया हमारा, पूरे जो बॉडी है, मान लो एक लंबे से शीशे के सामने खड़े हैं, या मान लो मेरा इतना हिस्सा हम शीशे के सामने खड़े हैं, तो यहाँ पर दो सोर्स ऑफ रेज यहाँ से निकल रहे हैं शीशे के अंदर, और शीशे से जब जा करके फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी रेटिना पे टकराते हैं तो वही इमेज फॉर्म करते हैं। यानी एक सोर्स ऑफ पॉइंट तो हम हो गए जो शीशे को मिल रहा है, और उस सोर्स ऑफ पॉइंट से गया और वहां से जब वो रेज निकला तो किसी रेटिना पे जाके वो क्रॉस कर गया, तो जहां पे क्रॉस करके वहीं पर वो इमेज फॉर्म करता है, जो हमारा माइंड जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज करते हुए वो हमें दिखा देता है। तो यानी कि किसी भी सोर्स से कोई लाइट या किसी पॉइंट से पर्टिकुलर कोई लाइट अगर निकल रही है और वो जाके किसी जगह पर टकरा के क्रॉस हो रही है, मीट हो रही है एक दूसरे से, तो उसी पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए उसी पॉइंट को उसका इमेज कहा जाता है। डन। सो दिस इज द इमेज इन द लैंग्वेज ऑफ द फिजिक्स। ये वो इमेज नहीं कि यार मेरी इमेज खराब हो रही है, रिमेंबर दैट। ओके, चलिए, द क्वेश्चन इज कि सर इमेज तो क्लियर हो गया कि भाई अगर मान लीजिए कि सर किसी स्टार्टिंग पॉइंट से कोई रेज निकल रहा है, दो या दो से ज्यादा रेज हो सकता है, देयर इज नो इशू, वो कहीं पर भी क्रॉस करेंगे, और ये बात फैक्ट है ना यार कि क्रॉस करने के लिए कम से कम दो रेज तो होना चाहिए ना। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट से दो या दो से ज्यादा रेज, मिनिमम तो दो होने चाहिए, तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट से दो या दो से ज्यादा रेज अगर मान लो निकल रहे हैं और किसी जगह पे जाकर वो मीट कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पर मीट करेंगे वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होगा। नाउ द क्वेश्चन इज सर ये इमेज होते कितनी तरह के हैं, ठीक है, फिर मैं सुन लीजिएगा, ये वो इमेज नहीं जो आपका खराब होता है या अच्छा होता है, ठीक है। तो सर ये इमेज होते कितनी तरह के हैं, तो ये इमेज दो तरह के होते हैं, ठीक है, ये इमेज दो तरह के होते हैं। एक इमेज हमारा होता है रियल इमेज और एक हमारा इमेज होता है वर्चुअल इमेज। आप समझ तो गए होंगे रियल और वर्चुअल का मतलब। रियल इमेज मतलब जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको स्क्रीन पर देखा जा सकता है। अगर मान लो आप मूवी देखते हो तो मूवी में क्या है, जो इमेज आप देख रहे हो, जो हीरो हीरोइन है ना, जो मतलब उसमें प्ले कर रहे हैं रोल, वो रियल है ना बंदे यार, लेकिन हम उनको स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दैट इज द रियल इमेज एक्चुअली। वर्चुअल क्या है,
वर्चुअल कि जिसको हम देख रहे हो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जा रहा है आज के टाइम में। याद रखिएगा जो आने वाले टाइम का हमारा फ्यूचर है, ठीक है। चलिए, तो रियल एंड वर्चुअल, एम आई क्लियर? तो रियल इमेज जो होगा वो स्क्रीन पर हम देख सकते हैं या उसको स्क्रीन पर देखा जा सकता है। वर्चुअल को हम कभी भी स्क्रीन पर कंटेन नहीं करा सकते। डन? तो सर डिफरेंस ये रियल इमेज और ये वर्चुअल इमेज बनता क्यों है और कहीं काहे बनता है या क्या रीजन है? तो भैया इमेज के पार्ट है ना ये, तो ये बनते क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर दो रेज या दो से ज्यादा रेज कहीं ना कहीं मीट कर जाते होंगे। अब वो रियल बनेंगे कि वर्चुअल बनेंगे उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस तो धीरे धीरे हम आगे देखेंगे। फिलहाल रियल इमेज बनेगा तो कैसे बनेगा, सर वर्चुअल होगा तो कैसे बनेगा? तो देखिए वर्चुअल रियल को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे मान लीजिए रियल इमेज की बात करते हैं, तो मान लीजिए एक सोर्स से लाइट ऐसे निकला और एक पर्टिकुलर सोर्स से लाइट ऐसे निकला, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये किसी एक पॉइंट पर कट कर गए। अब जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उसी को बच्चों क्या कहते हैं? इमेज कहते हो। तो इसका मतलब यहां पर इमेज बन गया। एंड यू कैन सी हियर, आप यहां पर क्लियर ऑब्जर्व कर सकते हो सर कि देखिए ना ये दो लाइन है सर, दो रेजेस हैं जो यहां पर क्रॉस कर रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है यहां क्रॉस कर रहे हैं, एग्जैक्टली मुझे शो हो रहा है सर। तो दिस इज द रियलिटी ना यार। तो इसका मतलब ये जो इमेज है वो कैसा इमेज है बताओ? आई स्टैंड फॉर बेटा इमेज, ठीक है बच्चों। तो ये कैसा इमेज है? रियल इमेज है। डन? इसको अगर और शॉर्ट फॉर्म में बोलूं मैं तो याद की बात याद रखिएगा, फिजिक्स में बहुत कम आएगा। सॉलिड लाइन देख रहे हो, सॉलिड, ये सॉलिड लाइन हो गया। देखो ये जो लाइन होता है इसको सॉलिड लाइन बोलेंगे। सॉलिड मतलब आपको लाइन क्लियर दिखाई दे रही है, तो ये सॉलिड लाइन है बेटा बच्चों है। और अगर मैंने लाइन ऐसे बना दिया तो ये कौन सी लाइन है बताओ? ये वर्चुअल लाइन है। समझ रहे हो ना? वर्चुअल मतलब डैश 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 डैश, समझ रहे हो? पूरी लाइन भी दिखाई नहीं दे रही अच्छे से, ठीक? ओके, तो यहाँ एक सॉलिड लाइन से दिखाई दे रहा है और मुझे दिख रहा है यहाँ बनता हुआ सर, क्रॉस होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ जो इमेज है वो रियल होगा क्योंकि हमने एग्जैक्ट ऑब्जर्व किया है। लेकिन अगर ये वर्चुअल इमेज की हम बात करें ना, तो देखिए मान लीजिए कि ये कोई मिरर है ना। अब यहां से मान लीजिए एक सोर्स निकला लाइट का और मान लीजिए यहां से एक सोर्स निकला लाइट का, निकला। अब ये सर आगे तो कहीं जाकर के मीट करने वाले हैं नहीं, लेकिन ये अपीयर हो सकते हैं अगर हम थोड़ा दिमाग लगा दे। दिमाग क्या लगा दे सर? ऐसा हो सकता है ना कि अगर इसको हम पीछे की तरफ ऐसे मिला दें और इसको भी मैं पीछे की तरफ कर दूं, अरे हाँ सर ये तो यहां मिलता हुआ दिख रहा है, यस। और जो आप मिलाए हो बताओ कौन सी लाइन से मिलाए हो? वर्चुअल लाइन से। तो इसका मतलब यहां पर जो इमेज बन सकती है वो वर्चुअल इमेज होगी क्योंकि वर्चुअल लाइन से बनी है। इज इट क्लियर? तो इट विल बी अपीयर्ड लाइक दे क्रॉस टू ईच अदर। ऐसा लग रहा है कि ये जाके पीछे क्रॉस कर सकते हैं, तो यहां इमेज के चांसेस हैं। तो इट मे बी अपीयर्ड, ऐसा दिखेगा। यहां तो एग्जैक्ट दिख रहा है, तो एग्जैक्ट दिख रहा है तो रियल। वर्चुअली मैच कराया है तो एक्चुअल रियल में तो ये मैच नहीं करने वाली है, उधर जाएगा इधर जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो वर्चुअली मैच करा के देखो, वर्चुअली मैच कर रहा है तो जो इमेज आएगा वर्चुअल आएगा क्योंकि आपने उसको वर्चुअली मैच ही कराया है। आपने ऐसा क्या किया है? ऑब्जर्व किया है, सोचा है, ये आपकी थिंकिंग है, रियलिटी है नहीं है। लेकिन ये रियल में हमें दिख रहा है क्रॉस होता हुआ कि यहाँ पे मीट हो रहा है तो यहाँ इमेज बनेगा। सो आई होप कि बच्चों आपको रियल और वर्चुअल में आइडिया लग गया होगा। सो जब भी आपको ऐसा फील हो कि जब दो रेज कहीं क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर उनको बैक साइड थोड़ा सा बढ़ाएं या पीछे की तरफ बढ़ाएं और कहीं मैच कर जाते हैं, तो यानी वहां पर वर्चुअल इमेज के चांसेस हैं। ऐसा है, बट यहां जो क्लियर दिख रहा है तो दैट इज अ रियल। तो बहुत इजीली आप समझ सकते हो कि भैया रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। डन? प्लीज नोट डाउन जल्दी से। हो गया? चलो, तो भैया इमेज हमारे पास कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है। तो चलो भाई इन दोनों इमेज को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे हेडिंग रियल इमेज। बच्चों बताओ आपके अकॉर्डिंग रियल इमेज क्या हो गया? तो अब लिखोगे ना, क्या लिखोगे? व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट रेज actually meet with each other at particular point, then formed image known as
रियल इमेज, दैट्स अ सिंपल थिंग। जो आपको दिखाया मैंने वही लिखवा दिया। भैया स्टार्टिंग पॉइंट से मान लीजिए किसी सोर्स से स्टार्टिंग पॉइंट से रेज निकले और मुझे वो एक्चुअली में मतलब रियलिटी में कहीं पर वो मीट होते हुए दिखाई देंगे, और जहां रेज मीट हो जाते वहां इमेज बन जाता। तो मैंने इमेज की डेफिनेशन आपको दे रखी है। अगर वो एक्चुअली में मीट होते हुए दिखाई देंगे तो आप वहां पर जो इमेज बोलोगे क्या बोलोगे? रियल इमेज बोलोगे। डन। तो ये होता है रियल इमेज का फंडा, जो आपको दिखाया मैंने वही बताया। अब रियल इमेज में कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। 2 पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखिएगा रियल इमेज में, कि रियल इमेज की पहचान है। ठीक है, एक तो पहली बात है कि जो रियल इमेज होगा हमारा, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा रियल इमेज होगा वो क्या होगा बताओ? स्क्रीन पर देखा जा सकेगा। ठीक है, तो इट कैन एग्जिस्ट ऑन स्क्रीन। ठीक है, इनको स्क्रीन पर एग्जिस्ट किया जा सकता है या इसको स्क्रीन पर देखा जा सकता है। ठीक है, इनको स्क्रीन पर देखा जा सकता है या इट कैन बी सीन ऑन स्क्रीन। आप ये भी लिख सकते हो, एग्जिस्ट ऑन स्क्रीन और सीन ऑन स्क्रीन। इज इट क्लियर? दूसरा, जितने भी रियल इमेज होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी रियल इमेज होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं। ठीक है, लैटरली इन्वर्टेड होते हैं। ठीक है, जितने भी रियल इमेज होते हैं सब लैटरली इन्वर्टेड होते हैं। मैं इसका मतलब बताऊंगा आपको। ठीक है, इन्वर्टेड होते हैं, जनरली लिटरली इन्वर्टेड होते हैं। इनका मतलब समझ में अभी आपको नहीं आएगा, मैं बताता हूं क्या होता है ये। तो ये इन्वर्टेड होते हैं, लैटरली ये इन्वर्टेड होंगे, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, और इसमें एक खास बात और आपको मिलेगी। ठीक है, ये लैटरली क्या इन्वर्टेड होंगे फॉर्म में? लैटरली का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, मैंने इसे दायां हाथ उठाया तो स्क्रीन पर दिखेगा कि बायां हाथ उठ रहा है। बात समझ रहे? इसको इन्वर्टेड कहा जाता है, इन्वर्जन कहा जाता है। इन्वर्जन का मतलब ये नहीं कि सीधा खड़ा तो उल्टा हो जाएगा। इन्वर्जन मतलब ऐसे दाएं दिखा रहे तो आपको, आप ऐसे दाएं लग रहे हो ना, लेकिन उधर वाले को कैसा लगेगा कि लेफ्ट हैंड उठ रहा है। और ये आपने ज़्यादातर शीशे में देखा भी होगा ऐसा। ठीक है, सो ये लैटरली इन्वर्टेड होते हैं। डन? क्लियर? चलिए, इसका मैं यूज़ बताऊंगा। आजकल मोबाइल में इसका यूज काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पर हो रहा है। ठीक है, और ये इमेज कैसे होते हैं? रियल इमेज होते हैं। ठीक है, तो लैटरली इन्वर्टेड होंगे और रियल इमेज होंगे। और इन्वर्टेड का मतलब मैंने आपको सिखा दिया। व्हाट डू मीन बाय द इन्वर्टेड? तो इन्वर्टेड का मतलब कि अगर आप देख रहे हो इमेज तो राइट की जगह आपको लेफ्ट फील होगा, ऐसा होगा। भाई आप टीवी पे देखते हो ना, जैसे आप देख रहे हो टीवी पे मान लो कोई मूवी चल रही है तो हीरो दाएं हाथ से मार रहा है, तो वो आपके लिए, देखिए उस हीरो के लिए दायां हो सकता है लेकिन आपके लिए वो बायां होगा। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? अब जैसे हम ऐसे खड़े हैं, बताओ हम तुमसे बोले बताओ अपना राइट हैंड ऊपर करो, तो तुम लोग तो ऐसे हो गए ना यार, तुम राइट ये वाला उठाओगे, लेकिन मेरे लिए राइट क्या है? ये। तो मेरा राइट ये और आपका राइट ये वाला हो गया, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन या इन्वर्टेड। ठीक है, तो रियल इमेज सारे क्या होते हैं? बेसिकली इन्वर्टेड होते हैं। डन? अच्छा, तो ये रियल इमेज हो गया सर। तो वर्चुअल इमेज क्या होगा बताओ? देखो काफी धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं बिकॉज 10th स्टैंडर्ड है, तो आराम से चलेंगे। सिलेबस बिल्कुल टाइम से खत्म होगा, टेंशन नहीं लेना है। वर्चुअल इमेज, तो व्हेन स्टार्टिंग रेज एक्चुअली नहीं, व्हेन स्टार्टिंग रेज अपीयर टू मीट, ऐसा दिखेगा, ऐसा आपको प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा। So when starting rays appear to meet with each other at particular point, when draws the rays in backward direction, ये लाइन जोड़ दीजिए, then formed image known as virtual image बच्चों। ठीक है, क्या मैंने लाइन जोड़ा बताओ? भाई स्टार्टिंग रेस, ठीक है स्टार्टिंग से ही चलना है, ठीक है। appear to meet, ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि वो मीट हो रहा है। अभी मैंने बनाया था ना वर्चुअल, ऐसे तो जा रहे थे लेकिन पीछे मिला है तो ऐसा लगा कि मिल जाएंगे, तो मैंने मिला दिया।
तो अपीयर टू मीट विद ईच अदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अब अगर मीट करके किसी पॉइंट तो इमेज बनना तो ये इमेज की डेफिनेशन है। तो अपीयर टू मीट वो भी कैसे, व्हेन ड्रॉज द रेज इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। और यहां पर ये याद रखिएगा कि जब भी वो मीट करेंगे तो कभी फॉरवर्ड नहीं, हमेशा पीछे बैकवर्ड की तरफ जब मिलाओगे ना, जैसे मैंने बना के दिखाया, जब बैकवर्ड की तरफ मिलाओगे तभी वो मीट करते हुए फील होंगे। तो यानी कि जो वर्चुअल इमेज में आप गौर करना, हमेशा आपको बैकवर्ड उसको मीट कराने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि बैकवर्ड करेंगे तो मीट करेगा कि नहीं करेगा, उसके अकॉर्डिंग। तो अपीयर टू मीट विद ईच अदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट व्हेन ड्रॉज द रेज इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन देन फॉर्म्ड इमेज नोन एज वर्चुअल इमेज। ठीक है, डन। तो सिंपल सा ये मैंने आपको दिया था, ये रेज ये था, ये रेज ये था। तो अपीयर टू मीट ऐसा लगना चाहिए, तो क्या हम इसको आगे करेंगे तो मिलेगा, क्या इसको पीछे करेंगे तो मिलेगा, हाँ अपीयर टू मीट, तो मीट हो गया। और हमको कहाँ कैसे मीट हुआ, तो जब हमने इसको मतलब बैकवर्ड की तरफ मीट कराया, तो पीछे की तरफ मीट कराना पड़ रहा है तो ये मीट हो रहा है। तो दैट इज इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। डन, इज इट क्लियर? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड द वर्चुअल इमेज। अच्छा, वर्चुअल इमेज के 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? तो देखो, वर्चुअल इमेज में पहली चीज, जितने भी वर्चुअल इमेज होते हैं नॉट एग्जिस्ट ऑन स्क्रीन। ठीक है, इनको स्क्रीन पर नहीं उतारा जा सकता, स्क्रीन पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते ये वर्चुअल इमेज। और दूसरा, ये हमेशा इरेक्ट एंड वर्चुअल होंगे। तो वर्चुअल तो समझ में आ रहा है कि सर इमेजिनरी है, रियल टाइप का नहीं है। इरेक्ट का मतलब क्या है? तो रियल में क्या था, रियल इमेज में क्या था बताओ सर? रियल इमेज में था ना सर, इन्वर्टेड था। यस सर, इन्वर्टेड आपने समझा दिया था। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? इरेक्ट का मतलब बच्चों होता है अपराइट। अपराइट मतलब इमेज हमेशा ऐसा ही बनेगा, डाउनवर्ड इमेज नहीं बनेगा, हमेशा अपवर्ड बनेगा। मतलब कहने का, जैसे मैं खड़ा हूं ना, तो ये इमेज हमारा ऐसा दिख रहा है आपको, ये मेरा इमेज है, तो सामने जो इमेज आएगा ना वो भी अपवर्ड ही आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा इमेज होगा, मतलब मैं सर ऊपर और मेरा पैर नीचे है, तो जो इमेज आएगा उसमें पैर ऊपर सर नीचे होगा, ऐसा नहीं। दैट इज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब अपराइट, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, और वर्चुअल इमेज को कभी हम लोग स्क्रीन पर एग्जिस्ट नहीं करा सकते। ठीक है, ये स्क्रीन पर कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते वर्चुअल इमेज। अभी इन पे हम पूरा डिटेल में जाएंगे वर्चुअल इमेज और रियल इमेज को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है। तो ये तो आधार का पहला लेक्चर है, ऐसा सेकंड मतलब 3 लेक्चर आपको लगेगा इसको पूरा खत्म करने में। ठीक है, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, और एक बात आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप हमारा वीडियो देखते हो तो कहीं पर भी समझ में अगर नहीं आता ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि सर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम या यहाँ कोई इशू है, तो उसको मैं अगली वीडियो में जरूर उसको इंक्लूड करके दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। वैसे भी मैं इस तरह से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ कि आपको इस चैनल को छोड़ के कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं पर आपको सब कुछ बहुत ईजी वे में और डिटेल वे में मिल रहा है। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलो भाई, तो सर इमेज क्या होता है? जब कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट से चलने वाले रेस कहीं पे मीट कर जाती है, इमेज बन जाता है। ओके सर, इमेज कितने तरह के बनते हैं सर? रियल और वर्चुअल। रियल क्या होते हैं सर? जो स्क्रीन पे दिखाई दे सकते हैं और इन्वर्टेड फॉर्म में बनेंगे। जबकि वर्चुअल क्या होते हैं? इरेक्ट होते हैं, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन अपराइट फॉर्म में होंगे और वर्चुअल होते हैं, इट इज नॉट अ रियल। ठीक है, रियल इमेज कैसे बनते हैं सर? तो जब स्टार्टिंग पॉइंट से रेज निकलते हैं और वो एक्चुअली में मीट करते हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि हम मीट करेंगे ही करेंगे, तो रियल फॉर्मेशन होगा। और अगर हमें उनको मीट कराना पड़ा बैकवर्ड डायरेक्शन में डाल करके अपनी तरफ से, तो वो बनेगा वर्चुअल। क्योंकि वर्चुअल लाइन से बना तो वर्चुअल इमेज, रियल लाइन से बना तो रियल इमेज, सॉलिड लाइन से बना तो सॉलिड इमेज यानी रियल इमेज, और वर्चुअल लाइन से बना तो वर्चुअल इमेज। वो मैंने आपको डिफाइन करके दिखा दिया है। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू अबाउट द रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज? थैंक यू। देन वी कैन मूव फर्दर। तो देखो, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज तो हमने बना लिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर जब इमेज फॉर्मेशन की बात आती है तो इमेज बनता है रिफ्लेक्शन से। आपने बताया कि सर रिफ्लेक्शन से हम इमेज बना सकते हैं। ठीक है सर, अब हमें इमेज भी पता चल चुका है, तो सर इमेज बनाने के लिए हम करेंगे क्या? तो और रिफ्लेक्शन से बनाएंगे। तो रिफ्लेक्शन सर कहाँ करेंगे? ऐसे ही हवा में कहीं भी कर देंगे? तो नहीं, हम तो स्मूथ सरफेस लेते हैं इसके लिए। हाँ, तो स्मूथ सरफेस कितने तरह का ले सकते हैं? तो देखो भाई, रिफ्लेक्शन या फिर मिरर इमेज बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा एक मीडियम जो स्मूथ सरफेस का होगा, और बेटा उसको हम लोग बच्चों को नाम देंगे मिरर। क्या नाम देंगे बताओ? मिरर। ठीक है, तो हमने पहले रिफ्लेक्शन समझा,
फिर हमने बोला कि रिफ्लेक्शन से यार हम लोग इमेज बनाते हैं। फिर क्वेश्चन है कि सर इमेज क्या होता है, इमेज डिफाइन कर दिया। अब क्वेश्चन है कि सर इमेज बनाने के लिए हम करेंगे क्या, तो हम रिफ्लेक्शन कराएंगे। तो फिर तुम बोलोगे रिफ्लेक्शन कराने के लिए तो सरफेस स्मूथ चाहिए होगा, तो स्मूथ सरफेस जो लेंगे उसको बोलते क्या है, तो उसको मिरर बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब सर ये मिरर कितने तरह का होता है, तो देखो मिरर के भी दो पार्ट डिवाइड किए गए हैं। एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। ठीक है, सो वी हैव टू टाइप ऑफ द मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब जो स्फेरिकल मिरर होता है इसके भी दो टाइप होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक होता है इसमें कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। डन। अच्छा, प्लेन मिरर तो प्लेन मिरर है भैया, इसके कोई टाइप वाइप नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं प्लेन मिरर के टाइप नहीं होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्लेन मिरर हमारे सिलेबस ही में नहीं है। क्यों नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप इस चैनल में आए हो तो मैं छोड़ूंगा तो कुछ भी नहीं, है ना। तो थोड़ा सा ना हम पहले मिरर को समझ लेते हैं, मिरर है क्या। तो मिरर एक स्मूथ सरफेस होगा सर जहाँ से रिफ्लेक्शन कराना है, तो क्योंकि रिफ्लेक्शन तो स्मूथ सरफेस से ही होगा। करेक्ट, तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि मिरर क्या होगा, कोई ना कोई स्मूथ सरफेस होगा। तो कुल मिला के मिरर इज द पार्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ द सरफेस। सिंपल सी बात आप कह सकते हो। वो सरफेस कर्वियल हो सकता है, प्लेन हो सकता है। अगर प्लेन सरफेस का पार्ट है तो प्लेन मिरर बनाएगा, स्फेरिकल यानी कर्व्ड सरफेस का पार्ट है तो कर्व्ड मिरर बनाएगा, स्फेरिकल मिरर बनाएगा। सिंपल सी चीज है। तो देखो भैया, इसमें जो पहली चीज है हमारे पास है वो प्लेन मिरर। ठीक है, पहला पार्ट हमारा क्या है, प्लेन मिरर। तो क्वेश्चन है कि प्लेन मिरर क्या सर, तो प्लेन मिरर क्या होता होगा, तो सिंपल सी बात है ना, प्लेन मिरर क्या होता होगा, इट इज द पार्ट ऑफ एनी फ्लैट सरफेस। सिंपल भाई, कोई फ्लैट सरफेस है तो तुम प्लेन मिरर, प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन कंप्लीटली यानी फ्लैट। तो यानी ये जो तुम्हारा प्लेन मिरर होगा ये किसी भी फ्लैट सरफेस का पार्ट हो सकता है। यानी आप मिरर जो है किसी भी फ्लैट सरफेस से बना सकते हो, तभी वो प्लेन मिरर बनेगा। डन। तो किसी भी फ्लैट सरफेस से आप बना सकते हो तो उसको आप प्लेन मिरर कह सकते हो। डन। जबकि स्फेरिकल वाले में क्या है, देखो स्फेरिकल मिरर के लिए ये क्या होगा, स्फेरिकल मिरर दो तरह के ना, कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो याद रखिएगा, इट इज कर्व्ड पार्ट ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर। मतलब तुमने कोई स्फेरिकल मिरर लिया गोल टाइप का और उससे कर्व एरिया काट लिया। भाई आपको एक गोल टाइप का स्फेरिकल मिरर है, उसको काटोगे तो कर्व ही ना कट के निकलेगा। तो कर्व टाइप में अगर आप, इट इज अ कर्व्ड पार्ट ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो ये जो स्फेरिकल मिरर आपके दो टाइप के हैं ना, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ये इसकी डेफिनेशन आपकी रेडी हो गई। क्योंकि स्फेरिकल मिरर तो पूरा गोल होगा ऐसा, अब उसको तुमने काट दिया तो ये देखो कर्व जैसा निकल गया। तो यही कर्व जो निकला है या तो कॉनकेव फॉर्म का होगा या तो कॉन्वेक्स फॉर्म का होगा, तो जिसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने अभी आपको इंट्रो दे दिया कि प्लेन मिरर क्या होता है और स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो प्लेन मिरर डेफिनेटली एक फ्लैट सरफेस का होगा, जबकि स्फेरिकल मिरर की स्फेरिकल सरफेस का होगा। और उसके भी जो दो पार्ट है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, वो एक कर्व्ड पार्ट होते हैं स्फेरिकल के। क्योंकि देखिए, हम जब बात करते हैं मिरर की तो इट इज अ पार्ट, एक्चुअली इट इज नॉट अ होल, इट इज अ पार्ट। अब वो किसी शेप का पार्ट हो सकता है। अगर मान लो फ्लैट सरफेस का पार्ट है तो प्लेन होगा, अगर किसी स्फेरिकल का पार्ट है तो कर्व्ड होगा। डन। अब अगर कर्व्ड होते हैं तो दो तरह के कर्व निकल सकते हैं। आपको पता होगा कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है और उसको आपने कट किया तो इसके दो पार्ट निकलेंगे। कैसे, एक पार्ट ये निकला सर, एक पार्ट ये निकला। एक बार इसका ये वाला इनर पार्ट हो गया और ये वाला आउटर पार्ट हो गया, है ना। ये भी तो हो सकता है सर कि इसका इनर पार्ट कुछ और हो और आउटर पार्ट कुछ और हो। तो चूंकि दो पार्ट यहाँ पर निकल रहे हैं तो दिस इज द रीजन कि इसके दो कंडीशन हो गए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। प्लेन वालों को कैसे भी काट लो सब प्लेन ही निकलने वाले हैं, तो इसलिए प्लेन मिरर हमारा नॉर्मल टाइप का होता है। डन। तो पहली बात तो ये कि सर हम लोग देखो कैसे पढ़ रहे हैं। पहले लाइट डिस्कस किया, इसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि भैया लाइट की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन।
वेव के लिए इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन तो 11th क्लास में चला गया। अब सर अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होती तो सर ये रिफ्लेक्शन होता क्या है, तो रिफ्लेक्शन डिटेल में बता दिया। फिर इसके बाद रिफ्लेक्शन अगर होगा तो उसका फायदा सर उससे इमेज बनता है, तो इमेज क्या होता है, इमेज बता दिया। अच्छा सर इमेज कितने तरह के होते हैं वो भी बता दिया। अच्छा सर इमेज बनाने के लिए क्या करना होगा, तो हमने बोला ना रिफ्लेक्शन से इमेज बनाएंगे, रिफ्लेक्शन से बाद में बनाएंगे, पहले रिफ्लेक्शन से बनाएंगे। अच्छा सर रिफ्लेक्शन से अगर इमेज भी बनाओगे तो आपको स्मूथ सरफेस चाहिए होगा, मैंने कहा तो सरफेस कितने तरह का लोगे, जिस सरफेस को लोगे उसको क्या बोलोगे, तो उसको मिरर बोलेंगे। अच्छा ये मिरर कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का होता है, प्लेन मिरर और सर्कल मिरर। अच्छा ये प्लेन मिरर क्या होता है, जो फ्लैट सरफेस से बनता है, जो वो भी स्मूथ सरफेस होगा। अच्छा ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो जो स्फेरिकल शेप का होता है। तो फिर ये 2 तरह के क्यों है, क्योंकि स्फेयर को काटेंगे तो 2 तरह के कर्व निकल सकते हैं, इसलिए 2 तरह के कर्व होने की वजह से 2 तरह के स्फेरिकल मिरर कॉनकेव और कॉन्वेक्स हो सकते हैं। कितना इजी वे में चले हम लोग, बिल्कुल स्मूथली चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मिरर। अब इसके अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि यार ये जो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर है या जो प्लेन मिरर है सर ये कैसे काम करता है। देखो पहली बात तो कि प्लेन मिरर हमारे 10th सिलेबस में है नहीं, इसको तुरंत हटा दिया गया, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको यहाँ पर लगभग वो चीज़ें बताऊँ जिससे आप 11th में जाओ तो आपको फायदा हो। दूसरा अगर आप NTSC के एग्जाम के लिए बैठो या 11th में जाके KVPY के लिए बैठोगे तो वहाँ भी आपको कुछ बेनिफिट्स मिले हैं, ठीक है। तो 10th तो हमारा अच्छा होगा ही, साथ में हम आपको इस तरह से रेडी कर रहे हैं कि आप कम से कम फ्यूचर में IIT या नीट की एंट्रेंस के लिए कम से कम सोच सको कि हाँ मेरे से निकल सकता है। क्योंकि 10th का अगर बेस आपका मजबूत हो जाता है और आइडिया लग जाता है कि हाँ यार साइंस है लेकिन आसान है, ज़्यादा टफ नहीं होता है, तो हम कम से कम एक अटेम्प्ट ले सकते हैं कि हम इंजीनियरिंग या डॉक्टर की एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हैं, जहाँ पर बहुत कह सकते हो कट थ्रोट कंपटीशन है, बहुत टफ कंपटीशन है। तो वो आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा अगर मैं 10th में भी आपको काफ़ी कुछ डिटेल में चीज़ें बताता हूँ। तो इससे आपका स्कूल का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम तो होगा ही होगा, साथ में आप थोड़ा सा मोटिवेट फील करोगे कि आने वाले टाइम में आपको साइंस लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। और मैं पूरी तरह से आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं साइंस को आपके लिए इतना ईजी बनाऊंगा कि कहीं ना कहीं आपके मन में आएगा कि नहीं हम साइंस लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। तो आई होप आज आप लोगों ने फिजिक्स का हमारा पहला लेक्चर देखा, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें लाइट को डिटेल में बताया गया, रिफ्लेक्शन को डिटेल में बताया गया, और रिफ्लेक्शन में अभी हम इमेज बनाने की बात करेंगे। तो इमेज बनाने के लिए अभी हम लोगों ने क्या कर लिया, औजार सारे रेडी कर दिए हैं कि भाई इमेज बनाते हैं तो इमेज क्या होते हैं, इमेज किससे बनाते हैं, तो मिरर से बनाते हैं, मिरर कितने तरह के होते हैं, मतलब औजार हमारे रेडी हैं। अब हमें खाली मिरर बनाने की देरी है, इमेज बनाने की देरी है, और उसमें कुछ छोटी मोटी बातें वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, और इमेज फॉर्म करना शुरू कर देंगे, और उसके बाद से आप बिल्कुल अंदाजा लगाने लग जाओगे कि अगर आप देखते हो किसी ऑब्जेक्ट को आज के बाद देखोगे, जब पढ़ने के बाद अगले लेक्चर के बाद, तो आप समझ पाओगे कि इमेज बना होगा तो कैसे बना होगा, ठीक है बच्चों। सो आई होप आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। तो डेफिनेटली कमेंट जरूर करके बताया करिए कि सर लेक्चर कैसा लगा, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या कोई इशू होती तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता करके हमें अवेयर कर सकते हैं, ताकि उसको अगले वीडियो में हम उसको इंक्लूड कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दिस इज आधार लेक्चर 1, वेट फॉर द आधार लेक्चर 2 वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस इमेज फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।